वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने प्रोटोजोआ की 3 क्लासेस को डिटेल में पढ़ा, फ्लैजिलेटेड, अमीबॉइड एंड सीलिएटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। हमने डिस्कस किया था कि फोर्थ वो क्लास होती है जिसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होता। दिस क्लास इज कॉल्ड स्पोरोजोआ। ओके, सो लेट अस फर्स्ट राइट दैट इट डज नॉट हैव any locomotory organelle. Now why? क्यों इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं है, और अगर नहीं है तो ये मूव कैसे करेगा? एक्चुअली स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये एक ऐसी क्लास है जिसके सारे मेंबर्स एंडो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट मतलब जो किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर नरिशमेंट, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। सो दे आर द पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। और क्योंकि वो होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, उन्हें लोकोमोशन की एज सच कोई ज़रूरत है नहीं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑल द मेंबर्स आर एंडो पैरासाइट्स। पर फिर भी जो थोड़ा बहुत इन्हें मूव करना पड़ता है होस्ट के बॉडी के अंदर, वो ये कैसे मूव करते हैं? आप इमेजिन करें, अगर आपके दोनों हाथ और दोनों पाँव कोई बांध दे, जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं कि दोनों हाथ दोनों पाँव बांध दिए और फिर आपको बोले कि आप यहाँ से यहाँ तक मूव करो, तो आप कैसे कर सकते हो? कैसे? रेंग के, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही अगर इन्हें थोड़ा बहुत जो भी होस्ट की बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, वैसे तो ब्लड के थ्रू मूव करते हैं, बट करना भी पड़े, सो दे मूव बाय रेंगना, जिसे कहते हैं रिगलिंग मूवमेंट। ऑल राइट, बट अदरवाइज इसमें क्या कहा जाएगा कि देयर इज नो लोकोमोटरी ऑर्गन। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, दे ऑल आर एंडो पैरासाइट्स। अब इस क्लास को स्पोरोजोआ क्यों कहते हैं? ये पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स मतलब पुअर क्वालिटी गेस्ट। पुअर क्वालिटी गेस्ट मतलब जो होस्ट को डिजीज़ करके हार्म करेगा। इनकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो होती है स्पोर्स, और क्योंकि ये स्पोर फॉर्मिंग एनिमल्स है, इसीलिए इन्हें कहते हैं स्पोरोजोआ। स्पोरो मीन्स इट स्टैंड्स फॉर स्पोर एंड जोआ इज फॉर एनिमल। तो इनके सभी मेंबर्स में हमेशा यू विल ऑलवेज फाइंड इन्फेक्टिव स्पोर producing animals. So they are infective spore producing animals. लाइफ में किसी ना किसी स्टेज में अपनी ये ज़रूर इन्फेक्टिव स्पोर्स को फॉर्म करेंगे। सो दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसका चीफ कैरेक्टर है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज, आप सबको अभी तक याद हो गया होगा, रट गया होगा कि सभी प्रोटोजोआ की आउटर मोस्ट कवरिंग एक फ्लेक्सिबल रिच प्रोटीन होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। यहाँ पे जो पेलिकल है वो टेम्परेरी पेलिकल है। टेम्परेरी से क्या मतलब है? टेम्परेरी का मतलब है कि इनकी लाइफ की कुछ स्टेज में ही पेलिकल प्रेजेंट होती है और उसके बाद में इट डिसइंटीग्रेट। सो दे हैव अ टेम्परेरी पेलिकल। Okay, now next, coming up to their reproduction. How do they reproduce? Students, अगर आपने पढ़ लिया हो, अगर आपको याद हो, अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी उन तीनों में ही बाइनरी फिजन हो रहा था, यानी एक पेरेंट 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। पर यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल फिजन होता है। दैट मीन्स अ सिंगल पेरेंट विल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। सो द मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल भी किससे है? बाय मल्टीपल फिजन, नॉट बाइनरी फिजन। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ यूनिक फीचर, मोर कॉमन। ऑल राइट, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है। हमने सीलिएट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, पर वो एक प्रिमिटिव टाइप का था जिसे हमने कॉन्जुगेशन नाम दिया था। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवांस टाइप का है। सो दे ऑल्सो शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज एडवांस टाइप, जिसे हम कहते हैं सिनगैमी। What do we call it? Is syngamy.
सिन मीन्स फ्यूजन और गैमी का मतलब होता है मैरिज. इट मीन्स यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि इसमें दो गैमीट्स बनेंगे. वन विल बिहेव एज मेल गैमीट, वन इज द फीमेल गैमीट. दोनों गैमीट फ्यूज होंगे, उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज होंगे और उनमें फर्टिलाइजेशन होगा. दिस इज अ परमानेंट फ्यूजन. ओके, नॉट लाइक कॉन्जुगेशन जिसमें कि पैरामीशियम में टेम्पररी फ्यूजन हो रहा था. सो द मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल by multiple fission, but they also show advanced sexual reproduction in the form of syngamy. Now let's talk about their examples. Examples के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है. ट्रिक ये है कि एक मेरे नोन हैं जिनका नाम है बेन. क्या नाम है? बेन. और बेन जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स ही इज़ एन MP. सो हमारी ट्रिक जो है वो है दैट बेन इज अ MP. नाउ दे ऑल विल बी पैरासाइट्स. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और पैरासाइट्स हैं तो वो कोई ना कोई डिजीज़ करेंगे. सो नाउ लेट अस राइट कि कौन से पैरासाइट्स हैं और क्या डिजीज़ कॉज करते हैं. सबसे पहले बी. बी स्टैंड्स फॉर बेबेसिया. बेबेसिया जो है ये कैटल्स के अंदर जितने भी जैसे काओ, गोट, बफेलोज, इनके अंदर एक डिजीज़ कॉज करता है, एंड दैट डिजीज़ इज कॉल्ड टेक्सास फीवर और टिक फीवर और रेड वाटर फीवर. यहाँ पे दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं और किन के अंदर करते हैं. सो दे कॉज दिस डिजीज़ इन कैटल्स. This is the first parasite. Now the second parasite. E. E stands for Emeria. ये जो पैरासाइट है, ये जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, स्पेशली जो मुर्गी का चूज़ा होता है जिसे हम चिक्स बोलते हैं, उसके सीकम में प्रेजेंट होता है और एक डिजीज़ कॉज करता है विच इज़ कॉल्ड, इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, इट इज़ कॉल्ड सीकम, क्योंकि सीकम में प्रेजेंट है, एंड कॉकीडियोसिस इन चिक्स. इस पे चिक्स भी पूछ सकते हैं या दे कैन ऑल्सो राइट पोल्ट्री बर्ड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीकम कॉकीडियोसिस, दिस इज कॉज्ड बाय इमेरिया. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल. N. Ben is a MP, so N. N stands for Nosema. नॉसिमा जो है ये इंसेक्ट्स के अंदर रहने वाला पैरासाइट है, और पर्टिकुलरली जो सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा, और मधुमक्खी यानी हनी बी होता है, उसमें एक डिजीज़ कॉज करता है, एंड दैट डिजीज़ इज कॉल्ड पेब्राइन डिजीज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. पेब्राइन डिजीज इन silkworm and honeybees. ये बेसिकली और भी कई सारे इंसेक्ट्स में मिलता है, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है. सो इट कॉजेज पेब्राइन डिजीज. नाउ द फोर्थ. बेन, ये साइलेंट है दोनों. M. M स्टैंड्स फॉर मोनोसिस्टस. मोनोसिस्टस एक ऐसा स्पोरोजोअन है जो अर्थवर्म यानी केचुए के जो सेमिनल वेसाइकल हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर रहता है. एज सच डायरेक्टली कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा, बट उसकी जो फर्टिलिटी है उसे अफेक्ट करता है. सो इट इज़ अ पैरासाइट इनसाइड, कहाँ मिलेगा? सेमिनल वेसाइकल. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अर्थवर्म. डायरेक्टली कोई डिजीज कॉज नहीं करता. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पी. पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मोडियम. आप सबने इसका नाम सुना होगा, बिल्कुल सही, आपको याद आ गया है. ये ह्यूमंस में रहेगा और क्या कॉज करेगा? अ वेरी डेडली डिजीज, अ वेरी कॉमनली नोन डिजीज. इट कॉजेज मलेरिया in humans. Now this we have to read in detail about Plasmodium. So these are the general characteristics: no locomotory organ,
endoparasite, infective spores, temporary pellicle, mainly multiple fission, also advanced sexual, and the trick to remember the example is that Ben is a member of parliament. आप इसे note down करें, then we'll move on to Plasmodium. Alright students, now let's discuss about Plasmodium. प्लाज्मोडियम जो है ऑब्वियसली एक पैरासाइट होगा, बट इट इज़ अ डाइजेनेटिक पैरासाइट. हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ डाइजेनेटिक पैरासाइट विच रिक्वायर्स 2 होस्ट. सो इट्स अ डाइजेनेटिक पैरासाइट. डाई का मतलब ही होता है 2, और इसके जो 2 होस्ट हैं उसमें से एक होगा प्राइमरी होस्ट, हमने डिस्कस कर चुके हैं हम ये पहले, और एक होगा सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर पैरासाइट अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है, और सेकेंडरी होस्ट जो है उसे हम करियर या वेक्टर भी कहते हैं, यानी इसी के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करियर. अब प्लाज्मोडियम किसके अंदर मलेरिया कर रहा है? ह्यूमंस के अंदर. तो इसका प्राइमरी होस्ट कौन हो गए? ह्यूमंस. और आप सब जानते होंगे कि मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से. कौन सा मॉस्किटो होता है? एनाफिलीज मॉस्किटो. और मेल या फीमेल, इसको याद रखना बहुत सिंपल है. सारी स्पीशीज में कौन ज़्यादा खतरनाक है, मेल की फीमेल? कौन डेंजरस होता है? फीमेल्स. तो यहाँ पे भी कौन डेंजरस है? फीमेल. सो द करियर इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. ये बिल्कुल लर्न होना चाहिए बाय हार्ट. ओके. प्लाज्मोडियम की जो डिटेल लाइफ साइकिल है वो हम लोग लेटर ऑन आपके 12th में जब आप ह्यूमन डिजीज़ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पर यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल एक ब्रीफ में बता रही हूँ. क्योंकि ये एक स्पोरोजोन है तो इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो होगी स्पोर या स्पोरोजॉइड जिसे कहते हैं. ये जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं ये इस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं. और ऐसा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जिसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोर्स प्रेजेंट है इन्फेक्टिव, अगर वो किसी ह्यूमन को बाइट करता है और उसके स्पोर्स हमारे ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो ही चांस है कि हमें मलेरिया हो. और हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जाके ये लिवर में पहुंचते हैं. लिवर में जाने के बाद इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी मल्टीपल फिजन, दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, और ये लिवर के सेल्स को बर्स्ट कर देते हैं. वहाँ से ये आरबीसीज के अंदर चले जाते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स, और फिर वहाँ पर भी ये मल्टीपल फिजन शो करते हैं. दे इंक्रीज इन नंबर एंड दे बर्स्ट द आरबीसीज. और ये क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको एक टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे कहते हैं हीमोजॉइन. यानी ह्यूमंस के अंदर ये कैसा वाला रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं? एसेक्सुअल. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो इन ह्यूमंस व्हाट हैपेंस इज द asexual cycle. Okay, that is multiple fission. और जो जब ये आरबीसीज को बर्स्ट कर देते हैं, हम पढ़ेंगे कि उसमें से एक सब्सटेंस निकलता है जिसे हीमोजॉइन कहते हैं, जिसके कारण मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं, फीवर आना, ठंड लगना, ये सब जो हम बात करेंगे. और फिर इन आरबीसीज में उसके गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं. और जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इस ह्यूमन को बाइट करेगी दोबारा और इसका ब्लड सक करेगी तो ब्लड के थ्रू वो आरबीसीज भी उस मॉस्किटो के अंदर आ जाएंगे. उस आरबीसी में जो गैमेटोसाइट्स है उनसे मॉस्किटो के पेट के अंदर, स्टमक के ल्यूमन के अंदर गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, और उनका फर्टिलाइजेशन होगा. यानी हम कह सकते हैं कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर इसकी क्या होगी? सेक्सुअल साइकिल. और सेक्सुअल साइकिल जो है इसमें गैमीट्स बन रहे हैं. जब गैमीट्स बनेंगे तो हम उसे कह सकते हैं गैमेटोगोनी. सो गैमेटोगोनी इज इनसाइड द मॉस्किटो. गैमीट्स फर्टिलाइज होते हैं, फिर वो और डेवलप होते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस द स्पोर्स. ये स्पोर्स भी मॉस्किटो के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो इन मॉस्किटो वन मोर इवेंट इज हैपनिंग, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन और स्पोर प्रोडक्शन. इसे कहते हैं स्पोरोगोनी.
स्पोर का फॉर्मेशन। अब ये तीनों हमारे क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 कि ह्यूमंस में क्या हो रही है, एसेक्सुअल साइकिल, और मॉस्किटो के अंदर गैमेटोगोनी एंड स्पोरोगोनी, बोथ आर हैपनिंग। नाउ लेट्स जस्ट राइट जो हमने अभी अभी पढ़ा है, इसके कुछ सेलियंट फीचर्स, इसकी डिटेल लाइफ साइकिल हम लोग 12th में पढ़ेंगे। सबसे पहले दैट स्पोर इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, स्पोर्स। सो इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोर्स और स्पोरोजॉइड्स, एंड दे आर स्टोर्ड इन, कहाँ मिलते हैं ये, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में, इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। एवरी पॉइंट इज अ क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉस्किटो। और यही इन्फेक्टिव स्पोर्स जो है ये ह्यूमंस के लिए इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड, कहाँ हो रहा है ये, स्टमक की जो कैविटी है, वॉल में नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टमक के ल्यूमन में। किसका स्टमक, ह्यूमंस का नहीं, ऑफ मॉस्किटो। यहाँ जब भी हम मॉस्किटो लिख रहे हैं हमारा मतलब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से है, इनके अंदर इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमंस में ये मेनली क्या अफेक्ट कर रहे हैं, इन ह्यूमंस दे मेनली अफेक्ट, कौन से 2 ऑर्गन्स के अभी हमने नाम लिए थे, लिवर एंड आरबीसी। दिस इज अनदर क्वेश्चन। और आरबीसी में ये क्या कर रहे हैं, इन आरबीसी दे विल कन्वर्ट हीमोग्लोबिन, आप जानते हो ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसको कन्वर्ट कर देगा हीमोजॉइन में, ये क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो हीमोजॉइन है ये टॉक्सिक है, जहरीला है, इट इज हार्मफुल, टॉक्सिक। और इस हीमोजॉइन के कारण मलेरिया का फीवर आएगा या मलेरिया के सिम्टम्स आएंगे, मलेरियल सिम्टम्स। ओके, सो दिस इज हाउ द साइकिल हैपन्स। नाउ let's talk a little about the historical importance of plasmodium। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किसने किया था, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, एक साइंटिस्ट हैं, डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन, नहीं, चार्ल्स डार्विन ने तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, ये है चार्ल्स लेविरान। इन्होंने इस प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया था। और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ये बात इंडिया में ही अल्मोड़ा हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर बॉर्न हुए एक साइंटिस्ट हैं सर रोनाल्ड रॉस, जो इंडियन आर्मी में डॉक्टर भी थे। उन्होंने ये सबसे पहले बताया था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो सर रोनाल्ड रॉस, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, सर रोनाल्ड रॉस, इसके लिए उन्हें मिला था नोबेल प्राइज़। और नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1902 में। इन्होंने क्या बताया था, दैट मलेरिया का जो पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट, दैट इज प्लाज्मोडियम, इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट। यानी मॉस्किटो और मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम का रिलेशन इन्होंने ही सबसे पहले बताया था। इट वॉज अ बिग डिस्कवरी एंड फॉर दिस ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1902। अब प्लाज्मोडियम की अभी तक 60 स्पीशीज़ खोजी गई हैं, बट हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उसमें से सिर्फ 4 स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करती हैं। हम लोग इसको एक टैबुलेटेड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो लेट्स मेक अ टेबल। फर्स्ट में हम उस स्पीशीज़ का नेम लिखेंगे,
name of species. All right. Then we will talk about the special character. Then हम बात करेंगे कि वो किस तरह का मलेरिया करता है. So the type of malaria it causes. All right. And then last but not the least we will talk about incubation period. अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है. इट्स अ न्यू टर्म फॉर यू. इसको हम लोग शॉर्ट में IP भी लिखते हैं. ऑल राइट. सो लेट्स रीड देम नाउ वन बाय वन. पहली जो स्पीशीज़ है जो मोस्ट कॉमन है, नॉर्मली अगर आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराता है, मलेरिया सस्पेक्ट करते हैं तो यही स्पीशीज़ जो है वो ब्लड रिपोर्ट में आती है. दैट इज़ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. सो दिस इज मोस्ट कॉमन. ये क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ द सेकेंड स्पीशीज इज प्लाज्मोडियम ओवेल. दिस इज मोस्ट रेयर. हार्डली मिलती है ये ह्यूमंस में. मोस्ट रेयर. थर्ड स्पीशीज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं दूसरे कलर से इसको लिख रही हूँ और स्टार लगा रही हूँ. इट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. क्यों इंपॉर्टेंट है फैल्सीपेरम? क्योंकि ये मोस्ट डेंजरस है. यही वो मलेरियल स्पीशीज है जो हमारे ब्रेन तक जाके कोमा एंड डेथ भी कॉज कर सकती है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इट इज मोस्ट सीरियस और मोस्ट डेंजरस. ऑल राइट. एंड नाउ द फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियम मलेरी. इसको याद रखना, बहुत सिंपल है. मलेरिया की स्पेलिंग लिखिए और ई लगा दीजिए आगे. प्लाज्मोडियम मलेरी की स्पेशलिटी ये है, ये भी बहुत रेयर होती है. यही वो स्पीशीज़ है जो चार्ल्स लेवेरान ने सबसे पहले डिस्कवर की थी. सो दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड स्पीशीज. सबसे पहले यही खोजी गई थी. ऑल राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मलेरिया. जो वाइवैक्स और ओवेल हैं ये बहुत माइल्ड मलेरिया कॉज करते हैं, यानी वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है. अगर टाइम पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाए तो हम क्योर हो जाएंगे. सेम विथ मलेरी. बट फैल्सीपेरम जो है इट कॉजेज डेंजरस मलेरिया. सो द मलेरिया इट कॉजेज इज बिनाइन. बिनाइन मतलब नॉन डेंजरस, हार्मफुल नहीं है. ये भी कैसा कर रहा है? माइल्ड. ये कैसा कर रहा है? इट इज़ मेलिग्नेंट. मेलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसर. इसका मतलब ये पूरे ब्रेन तक पहुंच सकता है. इट इज़ मेलिग्नेंट. और ब्रेन तक पहुंच रहा है तो हम इसको सेरिब्रल भी कह सकते हैं. हमारे ब्रेन का मेन पार्ट होता है सेरिब्रम, आप जानते हैं. सो दिस इज सेरिब्रल मलेरिया. ओके. और ये भी माइल्ड होता है. अब दूसरा जो हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे वो कैसे समझेंगे कि मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे लगातार नहीं रहते हैं. मलेरिया के सिम्टम्स हर 2 या 3 दिन में या 4 दिन में अपने आप को रिपीट करते हैं. जैसे आपको ठंड लगेगी, बुखार आएगा, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और वीकनेस आ जाएगी. फिर 3 डेज़ बाद ऐसा होगा, फिर 4 डेज़ बाद ऐसा होगा. तो कितने दिन में मलेरियल सिम्टम्स खुद को रिपीट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वाइवैक्स जो है इसके सिम्टम्स हर 3rd डे पे आते हैं. और 3rd के लिए हम टर्शरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना. तो दैट मलेरिया इज कॉल्ड बिनाइन टर्शियन मलेरिया. ओवेल में भी ऐसे ही होता है. इसके सिम्टम्स भी हर 3रे दिन रिपीट करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो माइल्ड टर्शियन मलेरिया. फैल्सीपेरम भी ऐसे ही है, हर 3rd डे रिपीट होगा, मतलब हर 48 आवर्स बाद, 2 दिन के बाद 3रे दिन. और मलेरी के जो सिम्टम्स हैं वो एवरी 4th डे रिपीट करते हैं, यानी 72 आवर्स के कंप्लीट होने के बाद. और 4 के लिए हम यूज़ करते हैं क्वार्टर्न वर्ड. सो दिस इज क्वार्टर्न मलेरिया. क्वार्टर्न मलेरिया. ओके. सो नाउ कमिंग टू द वील टॉक अबाउट द इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है, ऐसा नहीं होता कि अभी आपको 12 बजे मच्छर ने काटा और 12:30 बजे आपको मलेरिया का बुखार आ गया. ऐसा नहीं होता है. वो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो आपके ब्लड में जाएगा, लिवर में जाएगा, आरबीसी में जाएगा, हीमोग्लोबिन को हीमोजॉइन में कन्वर्ट करेगा, तब आपको सिम्टम्स आएंगे. और इस प्रोसेस को होने में कुछ पर्टिकुलर टाइम लगता है.
So incubation period is the time interval between the infection entry into the body and the appearance of first symptom. इन्फेक्शन जो स्पोर आया वहाँ से लेके और जो पहला सिम्टम, पहला लक्षण, फर्स्ट बुखार, फीवर आया, उसके बीच का जो टाइम है उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. वायवैक्स और मलेरिया दोनों में ही ये 14 डेज होता है, यानी 14 डेज के बाद आपको मलेरिया होगा स्पोर के इंट्रोड्यूस होने के बाद. फैल्सीपेरम में इट इज़ 12 डेज एंड मलेरिया में इट इज़ 28 डेज. इन दोनों का पूछा जाता है. अब इसको याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ. स्टूडेंट्स को ये तो याद रह जाता है कि एक 14 डेज है, एक 12 डेज है, पर कौन सा क्या है ये याद नहीं रहता. इसको समझना, याद रखना बहुत ईजी है. ये बहुत डेंजरस है तो ये फटाफट इन्फेक्शन करता है, सो 12 डेज में इन्फेक्शन हो जाएगा. ये माइल्ड है, इसको थोड़ा टाइम लेता है, तो ये 14 डेज में होगा. सो दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. इसमें से ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस हमारे कवर होते हैं. आप इसे नोट डाउन करें एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मलेरियल सिम्टम्स. Alright students, now let's talk a little bit more about the malarial disease. अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम मलेरिया के सिम्टम्स की बात करेंगे. मलेरिया का जो सिम्टम्स हैं अभी अभी हमने बात करी, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एवरी 3rd डे या एवरी 4th डे रिपीट होते हैं. ये जो रिपीटेशन है, ये साइकिल है, इसको हम कह सकते हैं मलेरियल पैरोक्सिम. पैरोक्सिम मीन्स इनकी जो साइकिल है सिम्टम्स की. सो नाउ वील टॉक अबाउट मलेरियल पैरोक्सिम. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले आपको ठंड लगेगी, मतलब चिलिंग. ये सीरियल ऑर्डर में याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है. और ठंड लग के आपको कपकपी होगी, यानी शिवरिंग. सो फर्स्ट यू विल हैव चिलिंग एंड शिवरिंग. इसके बाद में आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी यू विल गेट फीवर. और फीवर कैसा होता है मलेरिया में? हाई फीवर, 103, 104, 105 डिग्री तक फीवर जा सकता है. सो फीवर, हाई फीवर अप टू 105 और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट. और फीवर आने के बाद में भयंकर वाला पसीना आएगा, दैट इज़ वी कॉल इट एज प्रोफाउज स्वेटिंग. और जब हमें स्वेटिंग होगी तो आप जानते हैं कि स्वेटिंग से क्या होती है, हमारी बॉडी कूल डाउन होती है. सो प्रोफाउज स्वेटिंग, देन बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा. सो टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल. लेकिन पेशेंट जो है उसको वीकनेस लगेगी. पेशेंट विल फील, पेशेंट बिकम्स वीक. ओके. और फिर वीकनेस रहेगी, फिर 3 दिन बाद ठंड लगेगी, कपकपी होगी, बुखार आएगा, स्वेटिंग होगी, फिर टेम्परेचर नॉर्मल होगा. एंड दिस इज द वे दिस साइकिल विल गो ऑन. सो दिस इज द मलेरियल पैरोक्सिम और द साइकिल ऑफ सिम्टम्स. नाउ द नेक्स्ट वील रीड कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं उन्हें कहते हैं क्रॉनिक. सो द क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ मलेरिया. यानी अगर हमने मलेरिया को टाइम पे ट्रीट नहीं किया, उसे इग्नोर कर दिया किसी भी कारण से, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि ये आरबीसी में जाके उसे बर्स्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो नेचुरली आरबीसी का जो काउंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो आरबीसी के अंदर रहता है, जिससे ये हीमोजॉइन में कन्वर्ट करता है. यानी हमारे अंदर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो खून की कमी हो जाएगी. दैट मीन्स एनीमिया. पूरी बॉडी में वीकनेस आएगी क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगी. सो लो आरबीसी काउंट and low HB. Hemoglobin can fall up to 5-6 ग्राम. सेकेंडली RBCs जो होते हैं वो स्प्लीन और लिवर, स्प्लीन में जाके दे डाई आउट.
स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। इतने सारे आरबीसी आ रहे हैं दफन होने के लिए, तो स्प्लीन जो है वो ज़्यादा काम करेगा, यानी स्प्लीन अपने साइज में बढ़ जाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड स्प्लीनोमेगाली। मेगा मीन्स बड़ा, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर ही आरबीसीज की कब्र बनती है। और लिवर जो है उसके भी सेल्स लगातार बर्स्ट हो रहे हैं, तो लिवर भी और डबल काम करेगा। लिवर की मसल्स में भी हाइपरट्रोफी होगी, इट विल ऑल्सो इंक्रीज इन साइज। सो देयर विल बी, लिवर के लिए हम हिपैटो वर्ड यूज करते हैं, सो देयर विल बी हिपैटोमेगाली। सो देयर विल बी एनीमिया, देन देयर विल बी स्प्लीनोमेगाली एंड देयर विल बी हिपैटोमेगाली। और फाइनली अगर अभी भी हम नहीं जागे तो CNS में गेट अफेक्टेड, जिसके कारण कोमा एंड डेथ भी हो सकती है, इवन इन अ वाइवैक्स स्पीशीज जो कॉमन है, बट हमने अपनी इग्नोरेंस के कारण उसको खराब कर दिया, उस मलेरिया को। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स एंड दीज आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ मलेरिया। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ मलेरिया विच वी कॉल द ट्रीटमेंट। डिजीज तो हो गई, अब आप बोलोगे मैडम आपने इतना सारा डरा भी दिया, इसके सिम्टम्स भी बता दिए, बट ये तो बताएं कि इसको ट्रीट कैसे करें। सो द ट्रीटमेंट पार्ट, ट्रीटमेंट जो होता है किसी भी डिजीज़ का, उसको हम लोग दो हेडिंग्स में पढ़ते हैं। एक तो ये कि आप उसका बचाव कर लें, पहले ही आप कुछ ऐसे मेजर्स करें कि डिजीज़ होए ना आपको, सो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। सो द प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव में अपन क्या कर सकते हैं कि आप मच्छर ही मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सो द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर इज किलिंग ऑफ मॉस्किटो। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड कौन सा है मलेरिया का, मॉस्किटो ही मार दीजिए, किलिंग, दिस इज द बेस्ट मेथड। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो मॉस्किटो बाइट से। कैसे? मॉस्किटो नेट्स लगाकर, मॉस्किटो क्रीम्स, ओडोमास, ये सब यूज़ करके। सो द सेकंड वुड बी, प्रिवेंटिव मेजर वुड बी प्रिवेंशन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट ये कैसे कर सकते हैं अपन? बाय नेट्स, रेपेलेंट क्रीम्स, जिससे मॉस्किटो आपकी बॉडी को बाइट ना करे, रेपेलेंट क्रीम्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, अब मॉस्किटोज़ को किल कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके हैं मॉस्किटोज़ को किल करने के। या तो आप कुछ इंसेक्टिसाइड्स छिड़क दें अपने घर में, या वो आजकल वो एक रैकेट जैसा आता है उससे आप मारें, कुछ नहीं तो आप अपने हाथ से मारें। सो किलिंग कैसे कैसे कर सकते हैं अपन? नंबर 1 बाय इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। और नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, मॉस्किटो का जो लार्वा होता है, यंग वन होता है, वो पानी में रहता है, वाटर बॉडी में रहता है। तो जो भी सोर्स ऑफ वाटर बॉडी हमें लग रहा है जहाँ से उस एरिया में मलेरिया फैल रहा है, वहाँ पर एक मछली, एक फ़िश होती है जिसे गैम्ब्यूसिया बोलते हैं, वो छोड़ दी जाती है। और ये जो फ़िश होती है गैम्ब्यूसिया, ये मॉस्किटो के लार्वा को किल कर देती है। तो लार्वा ही किल हो जाएगा, वो अडल्ट मॉस्किटो ही नहीं बनेगा, और इस तरह से मलेरिया का स्प्रेड जो है उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। क्योंकि इस मेथड में हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, गैम्ब्यूसिया फ़िश को, तो इसे कहते हैं बायो कंट्रोल मेथड। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मलेरिया का बायो कंट्रोल कैसे करोगे? कैसे करेंगे? बाय द यूज ऑफ गैम्ब्यूसिया फिश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मॉस्किटो के लार्वा को किल कर देती है। ओके, सो बाय किलिंग ऑफ मॉस्किटो, that is either by insecticides or biocontrol method by Gambusia fish,
और प्रिवेंशन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। लेकिन मान लीजिए आपने सब कुछ करा लेकिन फिर भी हमारी ग्रह दशा खराब चल रही थी और उस मच्छर ने काट लिया और वो स्पोर अंदर चला गया और हीमोग्लोबिन हीमोजॉइन में कन्वर्ट हो गया और मलेरिया हो गया, मलेरिया के सिम्टम्स आ गए, मलेरियल पैरासाइट ब्लड रिपोर्ट में आ गया। अब प्रिवेंशन का कोई रोल नहीं है, अब तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सो द नेक्स्ट इज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज़ का। दैट मीन्स क्योर कैसे करें, डिजीज़ हो गई है बाय ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब वो नहीं होता दम मारो दम, साइंस में एक्चुअली ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन। सो इट इज़ द मेडिसिनल ट्रीटमेंट। इसमें दो तरह की मेडिसिन हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मेडिसिन हमें नेचर ने प्रोवाइड करी है, एक पेड़ होता है जिसे सिंचोना बोलते हैं, उसकी जो छाल है यानी बार्क है वहाँ से एक नेचुरल प्रोडक्ट मिलता है क्विनाइन, जो एंटी मलेरियल मेडिसिन की तरह काम करता है। सो इसको भी हम दो में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज अ नेचुरल ड्रग। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ड्रग, मतलब नेचर ने हमें दी है। कौन सी होती है, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, आपने कई बार घर में सुना भी होगा क्विनैन की दवा, वो क्विनैन नहीं है, इट इज क्विनाइन। और ये किससे मिलती है, फ्रॉम बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। इसमें ट्री का नाम भी आना चाहिए और उसके कौन से पार्ट से मिलती है, दैट इज बार्क से। ओके, सो दिस इज अ नेचुरल ड्रग। और नेचुरल ड्रग पड़ी है तो बाकी क्या हो जाएगा, सेकेंड कैटेगरी आर्टिफिशियल ड्रग्स, यानी जो हमने रिसर्च करके और लैब में बनाई है। इसमें आपको 2-3 नाम आने चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं पता होनी चाहिए क्योंकि ये आप पढ़ेंगे, आप में से जो भी MBBS फर्स्ट ईयर में डॉक्टर्स बन के जाएंगे वो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इसे फार्माकोलॉजी में। सो द आर्टिफिशियल ड्रग्स, सम नेम्स विच यू शुड नो इज क्लोरोक्विन, नाम याद रखना बहुत आसान है, क्विनाइन, यहाँ पे क्विन कर दिया, सो क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन एंड कैमोक्विन। कैमोक्विन, तीनों में ही क्विन आ रहा है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द आर्टिफिशियल ड्रग्स। इसमें से क्लोरोक्विन एंड प्राइमाक्विन, these are more important. Okay, so this was about the treatment of malaria. यहाँ पर हमने स्पोरोजोआ क्लास कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट डाउन करें और इसके बाद में हम एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में चारों क्लासेस को कंपेयर करके स्टडी करेंगे ताकि आप इसे इजीली रिवाइज कर सकें। प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग पढ़ेंगे चारों क्लासेस का एक कंपैरेटिव स्टडी। फॉर दैट लेट्स मेक अ टेबल। इस टेबल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्लास ऑफ प्रोटोजोआ, ऑलराइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी ये किससे मूव करते हैं, फ्लैजिला से, सीलिया से, वील टॉक अबाउट दिस। देन वील टॉक अबाउट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। और लास्ट में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ ईच क्लास एंड एग्जाम्पल्स we will talk about them. Okay, तो आइए इसको शुरू करते हैं हम लोग। पहली क्लास, फर्स्ट क्लास इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअल और मैस्टिगोफोरा। कैसे मूव करेंगे, बाय फ्लैजिला ऑब्वियसली। और इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है बताएं आप लोग, अब तो याद होना चाहिए। इसमें होता है longitudinal binary fission in the long axis। आइए इसके स्पेशल कैरेक्टर्स को रीड करते हैं। इसके स्पेशल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इनमें क्या मिलती है, पेलिकल। सो पेलिकल इज प्रेजेंट। ओके, अब किसी को याद है इसका ट्रिक क्या था, इसका ट्रिक था
6 फ्रेंड्स थे अगर आपको याद हो, PT, GT एंड LT। ओके, तो आइए इनके नाम लिख लेते हैं शॉर्ट में। प्रोटेरोस्पॉन्जिया, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक था यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर के बीच में। दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा, जो कि एक सिम्बायंट है टर्माइट गट का। एंड द नेक्स्ट 4 आर द पैरासाइट्स, दैट इज जियार्डिया, देन ट्राइकोमोनास, फिर लिशमैनिया। लिशमैनिया क्या कॉज करता है? काला आजार कॉज करता है, पढ़ा था हमने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रिपैनोसोमा। हमने ट्रिक बनाई थी ये, अगर आपको याद हो, PT, GT, LT, 4 फ्रेंड्स थे, मैंने आपको 6 फ्रेंड्स थे, आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया था। ये फ्रेंड जो था बहुत सोशल था, ये इंट्रोवर्ट था यानी सिम्बायंट, ये हमेशा फूडी खाता रहता था, जियार्डिया इंटेस्टाइन में मिलता है। ये ड्रंकर्ड था, यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलता है। ये पार्लर में मिलता था, लुक्स कॉन्शियस, क्योंकि काला आजार कॉज करता है, काला है ये। और T स्टूड फॉर लेजी, हमेशा सोता रहता था, और ये करता है स्लीपिंग सिकनेस। इसमें से ईच एग्जाम्पल इज important, but these 2 are very very important. All right students, now let's talk about the second class. Second class जो है that is amoeboid protozoans. ये किसके थ्रू मूव करते हैं? They move by pseudopodia यानी false feet. और इसमें भी बाइनरी फिजन मिलता है, बट कैसा मिलता है? इट इज सिंपल और इररेगुलर बाइनरी फिजन। ओके, इसके स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ओनली क्लास जिसमें पेलिकल एब्सेंट है। सो पेलिकल इज एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स के लिए एक ट्रिक बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो। द ट्रिक इज, इसको मैं बॉक्स में डाल देती हूँ ट्रिक्स को। द ट्रिक इज, एज के साथ, विथ एज, ऐश्वर्या ने PG में क्या लगाया था? गर्मी बहुत है, AC लगाया। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल्स आर अमीबा, देन G से था जाइंट अमीबा, और E से एंट अमीबा जो एक पैरासाइट था। और इन सब में कैसे सूडोपोडिया मिल रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड एंड ब्लंट, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था? लोबोपोडिया। ओके, नाउ द अदर एग्जाम्पल्स। ए से क्या था? एक्टिनोफ्रिज, जिसको हमने सन एनिमलक्यूल कहा था, क्योंकि इसके जो सूडोपोडिया थे वो कैसे थे? शार्प एंड पॉइंटेड, एक्सोपोडिया। नाउ P and G, दिस इज पॉलीस्टोमेला एंड ग्लोबीजेरिना। ये दोनों की क्या स्पेशलिटी थी? ये दोनों मेरीन थे और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का शेल प्रेजेंट था इनकी बॉडी के चारों तरफ। इन्हें हमने फोरामिनीफेरा ऑर्डर में डाला था, अगर आपको याद हो। और लास्ट A and C, दिस इज फॉर एक्ैंथोमेट्रा एंड कॉलोजम। कॉलोजम पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें भी शेल था, बट वो कैसा शेल था? इट वॉज सिलिका शेल। ओके, so this is about the second class. The third class of protozoa is ciliated protozoa. ये बहुत important class है, ये move करेगी by cilia। और इसमें asexual, ये तो दोनों asexual reproduction है,
इसमें मेनली तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा था बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, दिस इज एसेक्सुअल। बट इस क्लास में एक और मिल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने समझा था उसे, इट वॉज कॉन्जुगेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बाय कॉन्जुगेशन। ये अभी तक इन दोनों क्लासेस में नहीं मिला था। इसके यूनिक फीचर्स की बात करें, इसमें हमने बहुत सारे यूनिक फीचर्स पढ़े थे, इफ़ यू रिमेंबर, लाइक इसमें पेलिकल तो प्रेजेंट होगी ऑब्वियसली, पेलिकल इज प्रेजेंट, देन दे हैव अ परमानेंट माउथ लाइक ओपनिंग, साइटोस्टोम, a permanent anus-like opening, cytopike. Then they have special organ for offense and defense, trichocyst. 2 टाइप्स के न्यूक्लियस मिलते हैं, यानी दे शो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, मैक्रोन्यूक्लियस था और एक माइक्रोन्यूक्लियस था, अगर आपको याद हो। और फिर हमने इसके एग्जाम्पल्स के लिए इसमें भी हमने एक ट्रिक बनाई थी। उस ट्रिक को हमने कहा था, क्या कहा था भाई, प्लीज ऑन DVD, दिस वॉज अ ट्रिक टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स हमने रीड किए थे। एग्जाम्पल्स वर बैलेंटीडियम, जो एक पैरासाइट था ह्यूमन कोलॉन का, ओके, दिस वॉज अ पैरासाइट। फिर हमने डायग्राम बना के समझा था पैरामीशियम को, विच इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे स्लिपर एनिमलक्यूल भी बोलते हैं। फिर O and N, ये 2 ऑर्गेनिजम्स थे, बिल्कुल सही, आपको याद है, ये दोनों ही क्या थे, फ्रॉग की गट के कमेंसल्स थे, सो दे बोथ वर कमेंसल्स। और यहाँ पर हमने 2 और ऑर्गेनिजम्स को रीड किया था, दैट इज डिडीनियम एंड वॉटिसेला, जिसको हमने वाटर बेयर एंड बेल एनिमलक्यूल पढ़ा था। सो दिस इज अबाउट द 3rd क्लास। एंड नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ प्रोटोजोआ, इट इज, जो आज हमने क्लास पढ़ी है, क्लास स्पोरोजोआ। इसमें किससे लोकोमोशन हो रहा है, नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। Now this is an important question, that there is no locomotory organelle. Reproduction कैसे है इसमें? Now there is no binary fission, it is by multiple fission, which is a type of asexual reproduction. और इसमें sexual reproduction भी मिल रहा है advanced type का, that is by syngamy. This is sexual reproduction. तो लास्ट की दोनों क्लासेस में sexual reproduction भी मिल रहा है। इसके फीचर्स हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से, हमने आज ही पढ़ा है, आई एम श्योर आप लोगों को याद होंगे। फर्स्ट, ऑल आर एंडोपैरासाइट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पूछते हैं, किस क्लास के सारे मेंबर्स पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ टेम्पररी पेलिकल, बट इट इज नॉट एब्सेंट, एब्सेंट का क्वेश्चन आएगा तो वो अमीबॉइड ही होगा। Then they always produce infective spores, infective spores। और इसके एग्जाम्पल के लिए हमने ट्रिक बनाया था, that Ben is a member of parliament, means Ben is a MP। Okay students, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग एक बार लिख लेते हैं। दे आर, B stands for Babesia, E is for Emeria, N Nosema, जो पेब्राइन डिजीज कॉज करेगा, M मोनोसिस्टिस, ये सब पैरासाइट्स हैं, ये अर्थवर्म की सेमिनल वेसिकल में मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मलेरियल पैरासाइट, दैट इज प्लाज्मोडियम। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल के थ्रू हमने पूरे प्रोटोजोआ को एक टैबुलेटेड फॉर्म में, एक बहुत इजी फॉर्म में लर्न करने की कोशिश की है। आप इसको अच्छे से याद करें। अगर हम नीट और एम्स की बात करें तो इस पोर्शन में से 1 to 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, बट
every point is important for us. With this we have completed animal like organisms, जिसमें हमने यूग्लिनॉइड्स पढ़ा और प्रोटोजोआ को रीड किया. ये दोनों ही प्रोटिस्टा किंगडम यानी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं. नेक्स्ट क्लास में वी विल बिगिन विथ चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम, जिसमें हम मल्टी सेल्युलर एनिमल्स को रीड करेंगे. सो टिल देन, हैप्पी रीडिंग एंड अ हैप्पी डे. थैंक यू.